So, ninth class, last time we were discussing about the water pollution, right? हमने water pollution के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था. नाउ लेट्स जस्ट डिस्कस कि अब हम थोड़ा सा सॉइल के बारे में बात कर लेते हैं बिकॉज अभी तक आपको अगर याद होगा वी स्टार्टेड विद द डिस्कशन ऑफ एबायोटिक फैक्टर्स राइट. हमने एबायोटिक फैक्टर्स से डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया था जहाँ पे हम अलग अलग एबायोटिक फैक्टर्स को डिस्कस कर रहे थे. हमने स्टडी किया था दैट व्हाट हमने एयर के बारे में स्टडी किया था. देन वी स्टडीड अबाउट द एयर पोल्यूशन राइट. एंड देन वी शिफ्टेड ऑन टू वाटर जहाँ पे हमने वाटर पोल्यूशन और उन सब के बारे में स्टडी किया राइट. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सॉइल. और सॉइल का जो पहला टॉपिक है जिसके बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं वी आर कॉलिंग दैट as मिनरल रिचेस इन द सॉइल. कि सॉइल में कौन कौन से मिनरल्स प्रेजेंट हैं, क्या किस किस तरीके से प्रेजेंट हैं. वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल की सॉइल बनती कैसे है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं दैट अफेक्टेड. सो लेट्स स्टडी ऑल दैट राइट. चलिए ओके. तो एट दिस टाइम वी आर ऑलरेडी वेरी वेल अवेयर कि जो अर्थ की आउटरमोस्ट लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट राइट. ये शायद आपने सोशल स्टडीज में भी पढ़ लिया होगा. और ये जो क्रस्ट है, ये इस पर जो सॉइल की लेयर मिलती है, यहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं. और इन मिनरल्स का काम क्या होता है, इन मिनरल्स का काम होता है कि जो अर्थ पे अलग अलग टाइप की लाइफ फॉर्म्स प्रेजेंट है, मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है उनको न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करना है ना. चाहे हम अपनी ही बात कर ले, अगर हमें न्यूट्रिएंट्स कैसे मिलते हैं, हमें न्यूट्रिएंट्स प्लांट से मिलते हैं, तो प्लांट्स को अल्टीमेटली कहाँ से मिल रहे हैं, सॉइल से मिल रहे हैं राइट. या फिर और कितने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं. हमने पढ़ा था, इफ़ यू रिमेम्बर, जब हम स्टार्टिंग में पढ़े थे हमने अलग अलग स्फीयर्स पढ़े थे राइट. अलग अलग स्फीयर्स जब पढ़े थे तो उसमें क्या था, हमने टुगेदर उनको मिलाकर हम क्या बोलते थे, बायोस्फीयर बोलते थे. लेकिन अगर आपको थोड़ा सा याद होगा, जब हम बायोस्फीयर पढ़ते थे तो उसमें लिथोस्फीयर अल्टीमेटली ऑटोमेटिकली आ जाता था ना, जब हमने स्टार्टिंग में पढ़ना शुरू किया था. तो क्योंकि वहाँ पे लिथोस्फीयर ऑटोमेटिकली आ जाता था तो सॉइल भी ऑटोमेटिकली वहाँ पर आ जाती है. तो ये जो मिनरल्स होते हैं जो अर्थ के क्रस्ट पे प्रेजेंट होते हैं, ये क्या होते हैं, ह्यूज रॉक्स में बाउंड अप होते हैं, ह्यूज रॉक्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. मतलब रॉक्स के अंदर ही ये मिनरल्स क्या हैं, प्रेजेंट है राइट. अब बहुत लंबे टाइम तक, लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम, मतलब कितना, थाउजेंड ईयर्स या मिलियन ईयर्स की हम बात कर रहे हैं, हम कुछ 100 साल या 200 साल की बात नहीं कर रहे. तो ऐसी रॉक्स जिनमें मिनरल्स ऑलरेडी बाउंड अप हैं, जिनमें मिनरल्स इस तरीके से प्रेजेंट है, ऐसी रॉक्स टूट जाती हैं, दे आर ब्रोकन डाउन. किस वजह से, हो सकता है कुछ फिजिकल फैक्टर्स हों, कुछ केमिकल फैक्टर्स हों, या कुछ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हों. उनको अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करने वाले हैं. But somehow the rocks that have minerals in them, they get broken down right over thousands or millions of years. और अब देखो क्या था, रॉक्स के अंदर क्या थे, मिनरल्स थे राइट. अब जब वो रॉक टूटेगी, जब वो पत्थर टूटेंगे बाय सम फैक्टर्स, उनके टूटने की वजह से क्या होता है, एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस ब्रेकिंग डाउन इज फाइन पार्टिकल्स ऑफ सॉइल. और सॉइल के अंदर एक्चुअली प्रेजेंट क्या होते हैं, मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं. सो दैट्स हाउ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल टेक्स प्लेस. की कुछ फैक्टर्स होते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, फिजिकल फैक्टर्स हैं, केमिकल फैक्टर्स हैं, कुछ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं. Now, if we want to know the name of these factors, we are going to discuss this in the next slide. But just remember कि ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से क्या हो जाता है, सॉइल की फॉर्मेशन हो जाती है राइट. So now let's just discuss the factors that affect the formation of soil. अब हम, जैसे मैंने अभी आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया, ये कुछ फैक्टर्स हैं, फिजिकल फैक्टर्स मैंने आपको बोला, कुछ केमिकल फैक्टर्स हैं, कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं. सो नाउ लेट्स जस्ट डिस्कस ऑल दैट इन डिटेल. ओके, द वेरी फर्स्ट इज द सन. अब हम सन की बात कर लेते हैं कि हाउ डज द क्वेश्चन, ऑल्दो दिस टाइम नो क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर राइट, क्योंकि सिर्फ द प्रोजेक्ट है, बट स्टिल द क्वेश्चन दैट अराइजेस इज हाउ डज सन हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल राइट. सन फॉर्मेशन ऑफ सॉइल में कैसे हेल्प करता है. सी, सन किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन द रॉक्स इनटू स्मॉलर पीसेस एंड फॉर्मिंग cracks in between them. Now there's again a question mark कि कैसे रॉक्स को ब्रेक डाउन कर देगा या फिर उनके बीच में क्रैक्स कैसे ला देगा. See what happens is
क्या हो रहा है, डे टाइम में सन बहुत ज़्यादा ब्राइट शाइन करता है। सन बहुत ज़्यादा ब्राइट शाइन करता है तो सन की रेडिएशन क्या हो रही है, सन की रेडिएशन रॉक्स के ऊपर पड़ रही है ना। When the radiation of the sun fall on the rock, they also heat up the rock. वो रॉक को भी तो हीट अप कर रही है। हमारे आसपास जो भी मटेरियल है, हमारे आसपास जो भी सब्सटेंसेस हैं, वो हीट अप हो जाते हैं ना सन की रेज की वजह से। सो इन द सेम केस, rocks also get heated up due to the radiations of the sun. And one more thing you might have studied in the lower classes, कि जब भी किसी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ता है दे गेट एक्सपैंडेड, राइट, वो एक्सपैंड हो जाते हैं, दे एक्सपैंड अप। एनीथिंग आपने देखा भी होगा, फॉर एग्जांपल जो सबसे कॉमन चीज़ है वो हम लेते हैं हमारे घर में पॉलीथीन्स का, राइट। अगर आपने थोड़ा सा नोटिस किया हो, अगर आप कभी पॉलीथीन को थोड़े से वार्म टेम्परेचर में रख दो, अ, इतना नहीं कि वो बर्न हो जाए बट स्टिल ह्यूमिड वाला एनवायरनमेंट, बहुत ज़्यादा वार्म एनवायरनमेंट हो, तो वो ऐसे एक्सपैंड होने लग जाता है, राइट। अगर आपने कभी देखा हो, आप अगर किसी पॉलीथीन को थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा दो, नॉट कि वो जल जाए बट थोड़ा सा ज़्यादा दोगे तो वो एक्सपैंड अप होने लग जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे उनको टेम्परेचर इंक्रीज होता है वो एक्सपैंड अप होने लग जाती हैं। सो इन द सेम केस हमारी रॉक्स जो प्रेजेंट है, उनको जब सन की रेडिएशन मिलती है, हीट मिलती है जब उनको सन की, वो भी रॉक्स क्या करती हैं, एक्सपैंड होने लग जाती हैं, राइट। ये तो हुई दिन की बात। बट ड्यूरिंग द नाइट अब क्या है, अब तो सन नहीं है। अब सन नहीं है तो टेम्परेचर क्या होगा, नीचे जाएगा, टेम्परेचर विल ड्रॉप डाउन। टेम्परेचर नीचे जाएगा तो अभी तक रॉक्स का टेम्परेचर क्या था, ज़्यादा था। नाउ व्हाट विल हैपन इज, रॉक्स भी ठंडा होना शुरू करेंगी, तो रॉक्स कूल डाउन होना शुरू करेंगी और फिर क्या होगा, अगर टेम्परेचर हाई होने पे वो एक्सपैंड कर रही थी, तो अब टेम्परेचर कम होने पे वो क्या करेंगी, कंट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगी, सिकुड़ना शुरू हो जाएंगी। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू रिमेंबर ओवर हियर इज कि रॉक्स के सारे पार्ट्स एक ही रेट पे एक्सपैंड नहीं होते या एक ही रेट पे कूल डाउन नहीं हो पाते। बिकॉज एट दिस पॉइंट आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि रॉक्स तो अलग अलग शेप्स में प्रेजेंट हो सकती है। हो सकता है किसी पार्ट पे इक्वल हीट पड़ रही हो, किसी पार्ट पे ज़्यादा हीट पड़ रही हो, किसी पार्ट पे कम हीट पड़ रही हो, राइट। सो देयर इज़ अ ग्रेट पॉसिबिलिटी ऑफ दैट। तो कहीं पे ज़्यादा ठंडा हो, कहीं पे अभी कंपैरेटिवली ज़्यादा हीट प्रेजेंट हो, तो सेम रेट पे एक्सपैंड या सेम रेट पे कंट्रैक्ट नहीं हो पाते, बट एक्सपेंशन या कंट्रैक्शन तो फिर भी हो रही है। तो इस अनइक्वल रेट ऑफ कंट्रैक्शन या अनइक्वल रेट ऑफ एक्सपेंशन की वजह से क्या होता है, रॉक्स के बीच में क्रैक्स आ जाते हैं, और क्रैक होते ही, क्रैक्स आते ही जो रॉक्स होती हैं वो अल्टीमेटली टूटने लग जाती हैं। सी दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग व्हेन आई वाज डिस्कसिंग विद यू दैट कि कुछ टाइम बाद क्या होता है कि कुछ टाइम बाद कुछ फैक्टर्स की वजह से हमारी रॉक्स ब्रेक डाउन हो जाती हैं। एट दैट टाइम वी डिस्कस कि ये कितने सालों का है, थाउजेंड्स ईयर्स और मिलियंस ईयर्स, राइट। तो ये जो एक्सपेंशन है, कंट्रैक्शन है, थाउजेंड्स या मिलियन ईयर्स तक जब ऐसी प्रोसेसेस चलती रहती हैं, देन द रॉक्स ब्रेक डाउन एंड देन क्या होता है, सॉइल की फॉर्मेशन हो जाती है, राइट। सो दैट वाज अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ सन इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। नाउ आफ्टर दैट लेट्स जस्ट डिस्कस अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, कि वाटर कैसे हेल्प करता है सॉइल की फॉर्मेशन में। देखो अभी क्या हुआ है, रॉक्स में क्रैक्स तो बन गए हैं, है ना। अब जब रॉक्स में क्रैक्स बन गए हैं, क्यों बन गए हैं, ड्यू टू द process of or due to the activities of sun, right। अब क्या होगा, जो रॉक्स में क्रैक्स बन गए हैं, उन क्रैक्स में वाटर एंटर कर जाएगा, राइट। सो व्हेन द वाटर विल एंटर इनटू द क्रैक्स, वो वहां पर जाकर फ्रीज हो जाता है। अब क्या हो रहा है, उन क्रैक्स में वाटर जब एंटर करके फ्रीज हो जाएगा, सो नाउ यू माइट हैव ऑब्जर्व इट कि जब वाटर फ्रीज होता है तो वो एक्सपैंड करता है, राइट। आपने खुद इमेजिन करो, एक बलून है, आपने उसमें क्या कर दिया, उसको पूरा वाटर से फिल कर दिया, मतलब इतना कि अब वो बिल्कुल फटने की कगार पर है, वो बर्स्ट होने की बॉर्डर लाइन पर है। और अगर आप उसको फ्रीज कर दोगे तो क्या होगा, वो बलून अल्टीमेटली बस्ट आउट हो जाएगा, राइट, क्योंकि वाटर क्या करता है, एक्सपैंड करता है एज एंड व्हेन इट फ्रीजेस, राइट।
तो अब अगर वाटर क्रैक्स में एंटर कर गया है एंड इफ द वाटर फ्रीजेस डाउन देयर, तो क्या होगा, इट लीड्स टू द वाइडनिंग ऑफ द क्रैक्स बिकॉज वाटर एक्सपांड्स, राइट। तो एक तरीका तो ये हुआ कि हाउ डज वाटर हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, बट ऑन द टॉप ऑफ दैट देयर इज अनदर मेथड जिसके थ्रू वाटर हेल्प करता है। आपको पता है कि देयर इज अ रेगुलर फ्लो ऑफ वाटर, राइट। वाटर हमेशा लगातार फ्लो करता रहता है। सो व्हेन डज वाटर फ्लो, जब वाटर फ्लो करता है क्या होता है, इट कैरीज पीसेस ऑफ रॉक्स अवे। बहुत बड़े बड़े रॉक्स के पीसेस या बहुत बड़े बड़े पत्थर जो है वो उनको अपने साथ कैरी करता रहता है, राइट। जब रॉक्स के जब बड़े बड़े पीसेस साथ में कैरी हो रहे हैं, तो वो लगातार उस पाथ पे चलते जा रहे हैं जिस पाथ में वाटर फ्लो कर रहा है। तो क्या होगा, वो बड़े बड़े जो रॉक के पीसेस हैं वो एक दूसरे के अगेंस्ट रब करेंगे, राइट। और जैसे वो एक दूसरे के अगेंस्ट रब करेंगे या फिर जो रास्ते में और कुछ भी प्रेजेंट है, रास्ते में अगर और कुछ रॉक्स भी प्रेजेंट है, वो उनके अगेंस्ट भी रब करेंगे। और इस सब की वजह से क्या होगा, दोस लार्जर पीसेस ऑफ रॉक्स, वो जो बड़े बड़े पत्थर होंगे, दे विल बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस। जो वो बड़े बड़े पत्थर हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में, छोटे छोटे पीसेस में टूट जाएंगे। साथ ही साथ क्योंकि वाटर लगातार फ्लो कर रहा है तो उस फ्लोइंग वाटर का प्रेशर भी लगेगा। तो उस प्रेशर की वजह से भी जो रॉक्स के बड़े बड़े पीसेस हैं, दे विल गेट ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, राइट। सो रिमेंबर, ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से सॉइल इज फॉर्म्ड फार अवे फ्रॉम द पैरेंट रॉक। कि जो पैरेंट रॉक है जिससे ओरिजिनली आगे सॉइल फॉर्म होगी, हो सकता है वो बहुत दूर फॉर्म हो। क्यों? क्योंकि जो पैरेंट रॉक है हो सकता है उससे कोई एक रॉक का पार्टिकल, उससे कोई एक पत्थर टूट कर आ जाए, वो पानी के साथ बहता बहता कहीं दूर चला जाए। फिर जब वो रास्ते में पानी के साथ बह रहा था, तब क्या हो, तब वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाए और फिर शायद कहीं बहुत दूर जाके उससे सॉइल की फॉर्मेशन हो। सो वाटर इज रिस्पॉन्सिबल दैट समटाइम्स सॉइल इज फॉर्म्ड फार अवे फ्रॉम द पैरेंट रॉक। क्योंकि वाटर क्या करता है, पैरेंट रॉक से एक बड़ा सा पीस को लेके कहीं दूर चला जाता है। तब रास्ते में जब वो पीस जा रहा होता है तब वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है। एंड हेंस हाउ द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल टेक्स प्लेस, राइट। आफ्टर दैट, इसके बाद कुछ और भी फैक्टर्स हैं दैट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। अभी तक सन के बारे में स्टडी किया है और वाटर के बारे में स्टडी किया है, राइट। बट देयर आर सम अदर फैक्टर्स, विंड भी है एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स आल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, राइट। कैसे? देखो, जब बहुत तेज हवा चलती है, व्हेन देयर आर स्ट्रॉन्ग विंड्स, या तो वो रॉक्स के अगेंस्ट रब करती है। रिमेंबर नाउ अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट द थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ ईयर्स, राइट। हम कौन से टाइम स्पैन की बात कर रहे हैं, थाउजेंड्स या मिलियंस ऑफ ईयर्स की बात कर रहे हैं। सो स्ट्रॉन्ग विंड्स रब अगेंस्ट द रॉक्स, हो सकता है पत्थर ही पत्थर से टकरा जाए, या फिर इतनी जोर से विंड चले कि वो पत्थर उड़कर कहीं गिर जाए एंड देन इट विल ब्रेक डाउन, राइट। या फिर लगातार जैसे वाटर उनको वेयर डाउन करता रहता है, इन द सेम केस विंड कैन ऑल्सो वेयर डाउन, राइट। सो इन दैट केस साथ ही साथ एक और मेथड है कि जब देन व्हेन देयर आर वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स, वो विंड्स क्या करती हैं, सॉइल या सैंड को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे ले जाती हैं, राइट। दे कैरी द सैंड और दे कैरी द सॉइल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इसके थ्रू क्या होता है, वो सॉइल और बहुत फाइन पार्टिकल्स में टूट जाती हैं एंड देन इट कंट्रीब्यूट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ फाइन सॉइल, राइट। Next factor that help in the formation of soil is living organisms. Now here's the important part कि living organisms कैसे soil की formation में help करते हैं. There's a name of the organism that is called as lichens. Lichens क्या होते हैं? Lichens is the name given to the association of fungi and algae. लाइकन एक ऐसे ऑर्गेनिज्म का नाम है, एक ऐसे एसोसिएशन का नाम है जहाँ पे फंजाई और एल्गे एक साथ रहते हैं। इसको हम बोलते हैं म्यूचुअल रिलेशनशिप। मतलब एल्गे ऑल्सो हेल्प फंजाई टू लिव एंड फंजाई ऑल्सो हेल्प्स एल्गे टू लिव। ये दोनों एक दूसरे को सरवाइव करने में हेल्प करते हैं और हमेशा एक एसोसिएशन में रहते हैं। दैट एसोसिएशन इज कॉल्ड एज लाइकेंस, ओके। ये लाइकेंस क्या करते हैं, रॉक्स के ऊपर ग्रो करते हैं और कुछ सब्सटेंसेस सिक्रेट करते हैं
इन सब्सटेंसेस के सिक्रेट होने की वजह से क्या होता है, जो हमारी रॉक है वो पाउडर हो जाती है, राइट। मतलब ब्रेक डाउन हो जाती है, कैसे, पाउडर के जैसे। एंड दिस पाउडर अल्टीमेटली लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, राइट। हमारे पास कुछ और भी ऑर्गेनिजम्स हैं, फॉर एग्जांपल मॉसेस। मॉसेस किसका पार्ट है, टेरिडोफाइट्स का पार्ट है। नाउ रिमेंबर, अगर थोड़ा सा आपको याद हो, व्हेन वी वर डिस्कसिंग अबाउट चैप्टर डाइवर्सिटी, वहाँ पे हमने थोड़ा सा टेरिडोफाइट्स के बारे में स्टडी किया था, राइट। तो ये जो मॉसेस हैं, जो रॉक्स के ऊपर ग्रो कर जाती हैं, एंड देन क्योंकि उनकी थोड़ी सी रूट्स पेनिट्रेट करना शुरू करती हैं, वो थोड़ा सा वाटर को लेना शुरू करती हैं, सो इन दैट केस जो हमारी रॉक्स हैं वो टूटने लग जाती हैं, दे स्टार्ट ब्रेकिंग डाउन, राइट। या फिर हो सकता है हमारे पास कुछ जो हायर प्लांट्स है या कुछ ट्रीज हैं, वो रॉक के सरफेस पे ग्रो करने लग जाएं, तो जब उन प्लांट्स की या उन ट्रीज की रूट्स पेनिट्रेट करना शुरू करेंगी, तो क्या होगा, हमारी रॉक ब्रॉड होना शुरू हो जाएगी, हमारी रॉक के जो क्रैक्स हैं वो ब्रॉड होना शुरू हो जाएंगे, हमारी रॉक टूटना शुरू हो जाएंगे, राइट। सो दीज आर द सर्टेन फैक्टर्स विच हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, जिसमें हमने बात की सन की, water की, wind की and living organisms की। I'm repeating again, so these topics are just for your understanding. ये चैप्टर आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है, just try to understand it with the cool mind, right? आराम से समझने की कोशिश करो, try to understand the concepts, okay? So when we are done with the factors which help in the formation of soil, now let's just try to understand the composition of soil, कि soil के अंदर present क्या क्या है। See, we are very well aware कि जो soil है that is a mixture of substances, right? इसमें बहुत सारे substances present हैं। क्या है? Small pieces of rocks present हैं, right? ह्यूमस प्रेजेंट है। ह्यूमस आपने अभी तक सोशल स्टडीज में अपनी छोटी क्लासेस में बहुत बार स्टडी कर लिया होगा। सो ह्यूमस क्या होता है, बिट्स ऑफ डिकेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो डिके हो रहे हैं, उनके जो थोड़े बहुत बिट्स प्रेजेंट हैं, जो उनके थोड़े बहुत रेमिनेंट्स प्रेजेंट हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमस बोलते हैं, राइट। सॉइल में कुछ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स भी प्रेजेंट हैं, सॉइल में कुछ मिनरल्स भी प्रेजेंट हैं, एंड सॉइल में कुछ न्यूट्रिएंट्स भी प्रेजेंट हैं। Now let's just look at the figure which is being displayed on your screen. देखो, in addition to all this कुछ और भी present है, that is air and water. तो ये जो air और water है, ये actually present क्या है, जो soil के बीच में pores है ना, वहाँ पर air और water present है। So 25% air, 25% water, right? Mineral particles कितने हैं, 45% क्या है, हमारे mineral particles present है। Then बाकी जो हमारा 5% बचता है, उसको हम कहते हैं दैट 5% कॉन्स्टिट्यूट्स द ऑर्गेनिक मैटर ऑफ द सॉइल। ये जो 5% है, इसमें सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर आ जाता है, जिसमें आउट ऑफ दिस 5% कुछ पोर्शन इज ऑक्यूपाइड बाय ऑर्गेनिजम्स, सम पोर्शन इज ऑक्यूपाइड बाय रूट्स, एंड द रेस्ट ऑफ द पोर्शन इज ऑक्यूपाइड बाय ह्यूमस, राइट। तो ऑर्गेनिक मैटर सिर्फ और सिर्फ 5% है, एंड we have divided those 5% into different categories. उस 5% में से मैक्सिमम पोर्शन ह्यूमस का है, कुछ पोर्शन रूट्स का है, और कुछ पोर्शन क्या है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स का है, राइट। अब ये तो बात हुई हमारी सॉइल की, कि सॉइल कैसे कैसे बन जाती है या सॉइल की हमारी कॉम्पोजिशन क्या है। बट यू माइट हैव ऑब्जर्व कि अलग अलग जगह अलग अलग सॉइल के टाइप्स मिलते हैं, राइट। एंड उसी सॉइल के टाइप के बेसिस पे हम बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल, हम अपनी कौन सी क्रॉप वहाँ पर उगा सकते हैं, हमें कैसी डाइवर्सिटी वहाँ पर मिलेगी, किस टाइप के ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे, वो फर्टाइल सॉइल है या नहीं। सो लेट्स डिस्कस द फैक्टर्स विच डिसाइड द टाइप ऑफ सॉइल प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर एरिया। So the very first factor that decides the type of soil is humus, कि उस soil में humus का amount कितना है। जितनी ज़्यादा humus का amount होगा, उतनी ज़्यादा soil हमारी porous होगी, right? जितनी ज़्यादा soil हमारी porous होगी, उतनी ही ज़्यादा वो हमें crops उगाने में help करेगी, उतनी ही ज़्यादा वो water की retention कर सकती है, right? The second factor that helps to decide the type of soil is the number of microscopic organisms that are present in the soil. क्योंकि अगर अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल में प्रेजेंट हैं, सो दोस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प टू कीप द सॉइल फर्टाइल, वो सॉइल को फर्टाइल रखने में हेल्प करते हैं, राइट। द नेक्स्ट फैक्टर इज
पैरेंट रॉक, मतलब जिससे टूट कर सॉइल बनी है। क्योंकि दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, बिकॉज नाउ लेट्स जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। पैरेंट रॉक में जिस भी टाइप का मिनरल प्रेजेंट होगा, वही मिनरल आगे सॉइल में भी प्रेजेंट होगा। एंड एट दिस पॉइंट वी आर वेरी वेल अवेयर दैट मिनरल्स मेक अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सॉइल, राइट। मिनरल्स बहुत ज़रूरी हैं सॉइल की फॉर्मेशन को समझने के लिए। साथ ही साथ चाहे हम क्रॉप्स की बात करें या कितने भी फैक्टर्स की बात करें, तो मिनरल्स अल्टीमेट ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो जैसा पैरेंट रॉक में मिनरल होगा, वैसा ही सॉइल में मिनरल मिलेगा, राइट। So these factors, sorry, so these factors together decide which kind of plant will grow in the soil, right? Again, the most important part, टॉप सॉइल। टॉप सॉइल क्या होता है? सॉइल की अपर वाली लेयर, उसको हम क्या कहते हैं? टॉप सॉइल। तो टॉप सॉइल में सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, और क्या प्रेजेंट होती है? ह्यूमस प्रेजेंट होती है। So if someone asks you that what do you mean by topsoil, you should say the it is the upper layer of the soil and it contains the living organisms and the humus, right? So remember, जिस भी टाइप की टॉप सॉइल होगी, वही टॉप सॉइल डिसाइड करेगी कि एक एरिया की बायोडाइवर्सिटी क्या होगी। बायोडाइवर्सिटी मतलब कि उसमें किस टाइप के ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे, किस टाइप के प्लांट्स मिलेंगे, किस टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे, किस टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे, राइट, किस टाइप की हम क्रॉप्स उगा सकते हैं। सो द टॉप सॉइल इज इवेंचुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसाइडिंग कि किस टाइप की हमारी बायोडाइवर्सिटी हमें एक एरिया में मिलेगी, राइट। चलिए, सो आफ्टर दैट लेट्स डिस्कस अबाउट द सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन क्या होता है? देखो, we have discussed about the air pollution, we have discussed about the water pollution. So when we were discussing about that pollution, हमें क्या समझ आया था कि जब भी यूजफुल कंपोनेंट्स को रिमूव कर दिया जाता है, वी कॉल दैट कंडीशन एज पॉल्यूशन, राइट। सो अब अगर हम सॉइल पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो हाउ कैन वी डिफाइन सॉइल पोल्यूशन? We can define soil pollution as that when the useful components get removed from the soil, तो क्या होगा? It will be defined as soil pollution. But जब यूजफुल कंपोनेंट्स को रिमूव कर दिया जाएगा, तो उसके सॉइल के साथ क्या होगा? सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाएगी, मतलब अब सॉइल उतनी फर्टाइल नहीं रहेगी, अब वो उतनी क्रॉप्स को नहीं सपोर्ट कर सकती, अब उसके पास उतने मिनरल्स नहीं रहेंगे। साथ ही साथ द मेजर थिंग सॉइल पोल्यूशन की वजह से जो होती है, दैट इट्स लीड्स टू अ डिक्रीज इन द माइक्रोस्कोपिक लाइफ इन इट। उस सॉइल के अंदर जितने भी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं, वो भी कम हो जाएंगे, उनका नंबर भी कम हो जाएगा। इसकी वजह से माइक्रोस्कोपिक लाइफ बहुत कम हो जाएगी। तो इवेंचुअली हो क्या रहा है? इवेंचुअली हमारी बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, हमारे पास जो बायोडाइवर्सिटी है उसकी कमी हो रही है, राइट। तो बायोडाइवर्सिटी जैसे जैसे हमारी डिक्रीज होती जाती है, हमारी अगर हमारी बायोडाइवर्सिटी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी, तो हमारे जो सर्वाइवल है उस पे ही बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाता है। बिना बायोडाइवर्सिटी के ह्यूमन का जो सर्वाइवल है वो पॉसिबल नहीं है, राइट। ऑल द ऑर्गेनिजम्स, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हमें आसपास मिलते हैं, दे आर म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। जितने भी ऑर्गेनिजम्स है, दे आर समहाउ इंटरडिपेंडेंट फॉर द सर्वाइवल। हम प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं, राइट। साथ ही साथ बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं, बहुत सारे ह्यूमंस ऐसे हैं, दोज आर कार्निवोरस, जो नॉन वेज पे डिपेंडेंट है फॉर देयर फूड, राइट। तो इस तरीके से ईच एंड एवरी वन ऑफ अस इज डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर द सर्वाइवल। तो अगर धीरे धीरे हमारी बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी, तो हमारे ह्यूमन के जो एग्जिस्टेंस है उस पर ही बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाता है, राइट। सो नाउ लेट्स जस्ट डिस्कस द वेरियस कॉजेज ऑफ सॉइल पोल्यूशन। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी ऑब्वियस टॉपिक, राइट। बहुत ऑब्वियस टॉपिक है, बहुत शायद आप लोग नहीं भी इसको पढ़ेंगे तब भी आई होप यू कैन आंसर दिस कि क्या क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से सॉइल पोल्यूशन हो जाता है। So the very first is long usage of fertilizers and pesticides. जो बहुत टाइम तक फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स को हम यूज़ करते रहते हैं, उसकी वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं सॉइल में, उनकी डेथ हो जाती है। अब अगर उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो रही है, तो सॉइल रिसाइकिल नहीं होगी। सॉइल रिसाइकिल नहीं होगी तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और कम होते जाएंगे।
अर्थवॉर्म लगातार फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स के यूज़ करने की वजह से सॉइल में जो अर्थवॉर्म्स प्रेजेंट होते हैं उनकी डेथ हो जाती है, राइट। अब अर्थवॉर्म्स की डेथ होना एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि ये जो अर्थवॉर्म्स जब सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, सो अर्थवॉर्म्स हेल्प टू मेक द ह्यूमस इन द सॉइल। अर्थवॉर्म्स ह्यूमस की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। जब अर्थवॉर्म्स ही नहीं होंगे तो सॉइल में ह्यूमस का कंटेंट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, राइट। उसके बाद जैसे जैसे वाटर लगातार कहीं पे फ्लो करता रहता है, या अगर कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड्स चलती हैं, तो वो क्या करती हैं, फ्लोइंग वाटर या फिर स्ट्रॉन्ग विंड्स दे कैरी अवे द सॉइल पार्टिकल्स। वो सॉइल पार्टिकल्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। उसकी वजह से जो रॉक्स होती हैं नीचे से, जो बेयर रॉक्स होती हैं, वो एक्सपोज हो जाती हैं। मतलब हमारी जो फर्टाइल सॉइल है वो चली जाती है, राइट। Another important factor that is responsible for soil pollution is deforestation. Deforestation एक important reason है जिसकी वजह से soil pollution हो जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे डिफोरेस्टेशन होगी, जैसे जैसे ट्रीज को हम खत्म करते जाएंगे, जैसे जैसे ट्रीज को हम अपरूट करते जाएंगे, तो क्या होगा, जो हमारी सॉइल प्रेजेंट है उसके ऊपर अब अगर थोड़ी सी रेन भी पड़ती है, अगर थोड़ी सी बारिश भी आती है, तो भी सॉइल वहाँ से चली जाएगी, राइट। क्योंकि अब सॉइल हमारी बाइंड नहीं हो रही है। अगर हमारे ट्रीज प्रेजेंट थे तो ट्रीज की जो रूट्स थी वो सॉइल को बाइंड करके रख रही थी। अब जब ट्रीज की रूट्स ही नहीं है तो रेन के साथ भी सॉइल बह के चली जाएगी। स्ट्रॉन्ग विंड्स आए तो उन स्ट्रॉन्ग विंड्स के साथ भी सॉइल बह कर चली जाएगी, राइट। देन देयर आर वेरियस इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज लाइक माइनिंग है, मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन है। तो इनकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स हैं जो सॉइल के साथ मिक्स हो जाते हैं और सॉइल की क्वालिटी क्या हो जाती है, डिके हो जाती है। सॉइल की जो क्वालिटी है वो कम हो जाती है। आफ्टर दैट नाउ लेट्स डिस्कस कि अगर सॉइल पोल्यूशन हो जाता है तो उसके क्या इफेक्ट्स होते हैं, राइट। तो दिस इज अगेन अ वेरी वेरी जनरल टॉपिक कि इसकी वजह से क्या होता है। पहली बात तो ये प्लांट्स की ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा असर डालता है, राइट। इट्स रियली इफेक्ट्स द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। ये सॉइल को इनफर्टाइल कर सकता है, मतलब हमारी सॉइल क्रॉप्स को ज़्यादा सपोर्ट नहीं करेगी, हमारी सॉइल में अब अच्छी क्रॉप्स नहीं उग सकती, राइट। उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हैं वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगी। अगर हम बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं तो वो सॉइल की क्वालिटी को डिके कर देते हैं, सॉइल की क्वालिटी को कम कर देते हैं। ये ह्यूमन बींग्स की हेल्थ को भी इफ़ेक्ट कर सकता है। सॉइल पोल्यूशन कैसे? क्योंकि जो हमारा फूड है वो कहाँ ग्रो होता है, सॉइल में ग्रो होता है ना। हम क्या करते हैं, हम क्या कंज्यूम करते हैं, क्रॉप से तो कंज्यूम करते हैं। राइस है, वीट है, या फिर कितने अलग अलग टाइप की वेजिटेबल्स हैं, दे आर अल्टीमेटली ग्रोन इन सॉइल। तो अगर सॉइल ही अच्छी नहीं है तो फूड पे भी तो इफेक्ट होगा, राइट। या फिर अगर सॉइल में बहुत सारे फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स मिक्स किए जा रहे हैं तो वो बहुत सारे फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स क्रॉप में चले जाएंगे एंड देन वी विल कंज्यूम दैट क्रॉप। तो अल्टीमेटली वो केमिकल्स क्या होगा, वो केमिकल्स हमारी बॉडी में एंटर कर जाएंगे, राइट। तो इट कैन ऑल्सो अफेक्ट द हेल्थ ऑफ ह्यूमन बींग्स, राइट। इन एडिशन टू दैट सॉइल पोल्यूशन की वजह से सॉइल का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। उसकी वजह से जो बैक्टीरियाज है या जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी डेथ हो जाती है। So there is a term called as soil erosion. Soil erosion क्या होता है? In which the upper layer of the soil gets washed away और उसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो सॉइल की क्वालिटी है वो डिग्रेड हो जाती है, हमारी सॉइल की जो क्वालिटी है वो कम हो जाती है, राइट। So a very very general topic again, that how can roots of plants prevent soil erosion. ये हमने दो डिस्कस कर लिया है, but let's just have a quick overview again कि क्या होता है। जो प्लांट की रूट्स होती हैं वो सॉइल को एक साथ बांध कर रखती हैं, राइट। दे बाइंड द सॉइल टुगेदर, और when the roots of the plants bind the soil, उसकी वजह से अगर बहुत स्ट्रॉन्ग विंड आ रही है तो वो सॉइल को कैरी करके नहीं ले जाती, या अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेन है या फ्लोइंग वाटर है वो भी सॉइल को कैरी करके नहीं ले जाती, राइट। साथ ही साथ अगर किसी पर्टिकुलर सॉइल में प्लांट्स प्रेजेंट हैं तो प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स वाटर की मूवमेंट को अलाउ करवाते हैं सॉइल के अंदर। क्यों? क्योंकि जब प्लांट की रूट्स प्रेजेंट होती हैं तो प्लांट्स की रूट्स क्या करती हैं, सॉइल के अंदर डीप तक जाती हैं।
जब प्लांट्स की रूट सॉइल के अंदर डीप तक जाती हैं तो वो सॉइल को पोरस बना देती हैं। उसकी वजह से पानी अंदर ज़्यादा पेनिट्रेट कर सकता है और सॉइल की वाटर रिटेंशन कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है और वाटर के लेवल भी इंक्रीज हो जाते हैं, right? So that is all about the soil, and we are left with the last topic, that is biogeochemical cycles, which we will discuss in the next class.